नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कृषि और पशुपालन को पढ़ लिया था और उद्योग व शिल्प को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, यानी कि व्यापार और वाणिज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्यापार जो होता था वो आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से होता था या नहीं होता था, वो देखेंगे। और किन किन वस्तुओं का आयात होता था, किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था, किसके साथ अधिक होता था, किसके साथ कम होता था, क्या माध्यम था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है और दिलचस्प भी है ना। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ और फिर हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे। ठीक है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे। इसमें से हमने दो टॉपिक देख लिए थे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य वाला जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, व्यापार और वाणिज्य जो हम पढ़ेंगे उसमें इस समय का जो व्यापार था वो आंतरिक भी था और बाह्य भी था। आंतरिक का मतलब क्या होता है? मतलब देश के अंदर ही, है ना, जहाँ पे गुप्तों का जो शासन क्षेत्र था, गुप्त साम्राज्य था, उसके अंदर जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का किसी दूसरे साम्राज्य के साथ व्यापार हो रहा है ना, दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा है, तो वो होता है बाह्य व्यापार। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार का व्यापार इस समय प्रचलन में था और आयात व निर्यात दोनों ही जगह से होता था। ठीक है, तो चलिए पहले हम आंतरिक व्यापार को पढ़ लेते हैं, फिर बाह्य व्यापार को पढ़ेंगे और उसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, सबसे पहले मैं हेडिंग जमाता हूँ यहाँ पे आंतरिक व्यापार की, है ना। ए नंबर पे मैं जो है लिखता हूँ आंतरिक व्यापार। ठीक है, आंतरिक व्यापार जो था वो विद्यार्थियों एक गांव का दूसरे गांव के साथ, एक गांव का नगर के साथ व एक नगर का नगर के साथ, हर प्रकार से व्यापार यहाँ पे होता था। और जो व्यापार था वो स्थल मार्ग से अधिक होता था, जल मार्ग से कम, आंतरिक व्यापार जो था। ठीक है, और इस समय जो व्यापार होता था उसका माध्यम वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि अभी तक जो मुद्रा थी उसका मूल्य तय नहीं हो पाया था, है ना। मुद्रा का मूल्य क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता दूं एक बार। जैसे अभी हमारे पास जो नोट होते हैं ना, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए, 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो वो 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये 10 रुपए लिखना और ये बताना कि ये नोट जो है 10 रुपए का है, ये होता है मुद्रा का मूल्य तय करना, है ना। जबकि मुद्रा की जो वास्तविक कीमत है वो लगभग एक रुपए से 1.5 रुपए के बीच में समथिंग 10 रुपए के नोट को बनाने का खर्चा आता है ना। और चलता कितने में है? 10 रुपए में चलता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का हमने मूल्य तय कर दिया, उस पर गवर्नर ने अपने सिग्नेचर कर दिए, तो इसलिए वो उस नोट की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपये हो गई। अन्यथा उसकी वास्तविक कीमत देखी जाए कि उसमें प्रिंटिंग का खर्चा कितना आया, स्याही कितनी लगी, कितना उसमें कागज इस्तेमाल हुआ और उसको बनाने में जो मेहनत लगी, वो सब कुछ यदि जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत वास्तव में कितनी? 1.5 से 2 रुपये आती थी, है ना। तो जो वास्तविक कीमत होती थी उस जमाने में, उसी के आधार पे मुद्रा चलती थी, है ना। मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, है ना। देखो, मुद्रा तो चलती थी, लेकिन मुद्रा में जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 10 ही रुपए में चलेगी वो, ये सिस्टम था, है ना। मुद्रा के ऊपर ये नहीं लिख दिया कि 10 रुपए की तो मेहनत हुई हमारी और उसके ऊपर लिख दिया हो कि ये 100 रुपए में चलेगी, है ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य तय नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय, है ना। फिर वस्तु ही तो हुई कि जैसे मान लो कोई सिक्का है ना, सोने का सिक्का है। अब वो सोने के सिक्के की उस टाइम पे सोने की जो कीमत थी, मान लो 100 रुपये का वो सिक्का है, तो वो 100 रुपये में ही चलता था। अब 100 रुपये में चाहे आप मान लो 100 रुपये के बदले आप जितना गेहूं ले रहे हो या बाजरा ले रहे हो और आपने उसके बदले सिक्का दे दिया, या आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए बाजरा,
है ना, और दूसरे वाले के पास बाजरा है, उसको गेहूं चाहिए, तो दोनों ने आदान प्रदान कर लिया गेहूं और बाजरे का। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। आज भी गाँव में आप देखते हैं सब्जी लेने के लिए और महिलाएं अपने घर से गेहूं लेके जाती हैं और कहती हैं कि लो इसकी सब्जी दे दो, तो वो सामने वाला उस गेहूं का मूल्य तय करके और अपनी सब्जी का मूल्य उन दोनों के बीच में तुलना करके और फिर जो है गेहूं के बदले हमको सब्जी दे देता है। तो ये क्या सिस्टम है, ये है वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। आप समझ गए होंगे वस्तु विनिमय। तो यहाँ पर भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी, ठीक है। प्रमुख जो इस समय नगर थे आंतरिक नगरों में, उज्जैन का बड़ा यहाँ पे महत्व था, है ना, और भड़ौंस का भी था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक आते भड़ौंस का जो महत्व था वो कम हो गया था। पाटलिपुत्रा का भी महत्व था, लेकिन वेनसांग ये कहता है कि जब वेनसांग आया तो पाटलिपुत्र जुड़ा हुआ उसको पाया, है ना। लेकिन और भी बहुत सारे नगर थे, है ना, कौशाम्बी है, और ये सारे नगर यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध थे इस टाइम पे, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लिखते हैं। और इस समय जो मुद्रा तो प्रचलन में थी, आपको पता ही है, सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्तों ने चलाए, चांदी के भी चलाए, तांबे के भी चलाए, और कुछ मिश्रित सिक्के भी थे, है ना। शीशे के भी सिक्के हमको एक दो जगह से मिले हैं। वैसे सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, लेकिन गुप्तों के भी मिले हैं कुछ, है ना। तो मुद्रा प्रणाली तो यहाँ प्रचलन में थी, लेकिन मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम इस बातों को यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम जो मुद्रा है उसके बारे में बेसिक बात जो है वो हम करेंगे। चूंकि मुद्राओं को वैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हर शासक में मैंने आपको मुद्राएं पढ़ाई हैं, तो अलग से मुद्राओं के ऊपर क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ हैं जो मुझे लगता है कि बताई जानी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको बताकर और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ। सॉरी, आंतरिक व्यापार जो होता था, आंतरिक व्यापार गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से नगर, गांव से नगर व नगर से नगर, नगर से नगर के मध्य होता था, ठीक है। गांव से गांव, गांव से नगर और नगर से नगर के मध्य होता था, ठीक है। तथा जो ये व्यापार जो होता था ना, वो स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से नहीं, है ना। यह व्यापार, यह व्यापार स्थल मार्ग से अधिक होता था, यह व्यापार स्थल मार्ग से अधिक होता था, ठीक है। स्थल मार्ग से अधिक होता था सॉरी, क्योंकि जल मार्गों का उतना अभाव, मतलब अभाव ही रहता था। और जैसे एक गांव से दूसरे गांव के बीच में से कोई नदी नहीं जा रही है ना, कि उसके माध्यम से जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्थल मार्ग से ही होगा, ठीक है। और एक और बात मैं लिखना चाहूँगा कि इस समय मुद्रा का मूल्य तय नहीं होने के कारण, इस समय मुद्रा का मूल्य तय नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली से ही व्यापार होता था, व्यापार होता था, ठीक है। तो देखिए, इस समय मुद्रा का मूल्य तय नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली से ही व्यापार होता था, ठीक है। तो यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी, है ना। इस वस्तु विनिमय प्रणाली को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, BARTER, बार्टर, TAR ही आएगा शायद, बार्टर सिस्टम, है ना। आप थोड़ा सा जो है ये स्पेलिंग को देख लेना, ये आर है,
ठीक है। बार्टर सिस्टम, क्या पता मतलब एग्जामिनर बार्टर सिस्टम लिख दे, फिर वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है। तो ये था कि आंतरिक व्यापार जो जिसके मध्य होता था, गांव से गांव, गांव से नगर और नगर से नगर, इसके बीच में होता था। ठीक है। इसके अलावा उज्जैनी जो था वो बड़ा प्रसिद्ध नगर था इस समय, है ना। उज्जैनी प्रसिद्ध नगर था, ठीक है। उज्जैनी बड़ा प्रसिद्ध नगर था। और जो भृगु कच्छ था, बढ़ौच, है ना, भृगु कच्छ कहें या बढ़ौच कहें, जो गुजरात में पड़ता है हमारे पूर्वी भारत में, वहाँ वो बड़ा प्रसिद्ध नगर था गुप्त काल के आरंभ में, लेकिन आगे चलकर उसका महत्व जो था वो बहुत कम हो गया था। ठीक है, घट गया था उसका महत्व। तो मैं लिखूंगा उज्जैनी प्रसिद्ध नगर था आरंभिक समय में, बढ़ौच या भृगु कच्छ प्रसिद्ध था, मगर बाद में इसका महत्व घट गया। ठीक है, मगर बाद में इसका महत्व घट गया। ठीक है। तो और इसके अलावा अन्य जो प्रमुख जो इस समय के नगर थे, उसमें जो है प्रतिष्ठान है, विदिशा है ना, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है ना, और भी कौशाम्बी है, साकेत है, अहिछत्र है ना, वैशाली, मथुरा, मतलब बहुत सारे नगर थे। अन्य प्रसिद्ध नगरों की मैं बात करूं, अन्य प्रमुख व्यापारिक नगर की बात करें तो इसमें देखो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, विदिशा आ जाएगा, है ना, विदिशा है, प्रतिष्ठान है ना, विदिशा है, प्रतिष्ठान है, और कौशाम्बी है, ठीक कौशाम्बी है, सॉरी, पाटलिपुत्र है ना। पाटलिपुत्र को वेनसांग ने उजड़ा हुआ पाया था, है ना, वेनसांग ने उजड़ा हुआ पाया था, ठीक है, वेनसांग ने उजड़ा हुआ पाया था। इसके अलावा विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, है ना, और मथुरा वगैरह है ना, मथुरा है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी मैंने लिख दिया ना, कौशाम्बी तो ठीक है। तो ये इतने सारे थे। ठीक है, आप इतने ध्यान रख लेंगे तो खूब है। और ये बड़े प्रसिद्ध थे उस जमाने के व्यापारिक नगरों में। ठीक है, प्रयाग का भी नाम आप ले सकते हैं, प्रयाग भी बड़ा प्रसिद्ध था, प्रयाग। ठीक है, ये सारे नगर थे। और सॉरी, जो जैसा कि मैंने बताया कि मुद्रा प्रणाली, मुद्रा तो यहाँ पे प्रचलन में थी, लेकिन मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, है ना। और मुद्रा कौन कौन सी प्रचलन में थी, तो सोने की, चांदी की, तांबे की, साथ ही जो है शीशे की मुद्रा भी यहाँ पे प्रचलन में थी, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि सोने की जो मुद्रा थी उसका प्रयोग विशिष्ट लेन देन में होता था, है ना। कोई जैसे मतलब बड़ा व्यापार करना है, विशिष्ट लेन देन में ही जो है सोने की मुद्रा का प्रयोग होता था, सामान्य व्यापार में तो नहीं होता था। ठीक है, तो यह बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि विशिष्ट, वैसे मुद्रा का प्रयोग होता ही विशिष्ट लेन देन में था ना, वरना तो वस्तु विनिमय ही होता था एक तरीके से। विशिष्ट व्यापार में ही मुद्रा का लेन देन होता था। ठीक है, विशिष्ट व्यापार में ही मुद्रा का लेन देन होता था, सामान्य
परिस्थिति में तो नहीं होता था, ठीक है। और इस समय जो मुद्रा प्रचलन में थी, इस समय सोने, चांदी, तांबे व शीशे की, सोने, चांदी, तांबे व शीशे की मुद्रा प्रचलित थी, ठीक है। इस समय सोने, चांदी, तांबे व शीशे की मुद्रा प्रचलित थी, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस समय जो है शीशे की मुद्रा तो मालवा क्षेत्र से मिली थी, बाकी हम सोने की, चांदी की मुद्रा तो हमको खूब मिली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोने की मुद्रा के बारे में कुछ सोने की मुद्रा की जो विशेषताएं हैं, बेसिक विशेषताएं, वो बताना चाहूँगा। वैसे तो हमने प्रत्येक शासक के साथ ही और प्रत्येक शासक की मुद्राओं को पढ़ा, तो उसमें सोने की मुद्रा जिसने जारी की वो पढ़ लिया, चांदी की मुद्रा किसने जारी की वो पढ़ लिया। जब हमने शासक पढ़े तो उस समय इन सबको पढ़ लिया, लेकिन एक बेसिक जो विशेषताएं हैं इन मुद्राओं की, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और वहाँ से सवाल भी बन जाता है कई बार, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम मुद्राओं की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे, है ना। पहले स्वर्ण मुद्रा की बात कर लेंगे, फिर चांदी की मुद्रा की बात कर लेंगे, और फिर हम जो है शेष मुद्राओं की बात कर लेंगे, ठीक है। अभी आंतरिक व्यापारी चल रहा है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया से देखें। और थोड़ा सा मैं क्या ना कि अभी मेरा पीएचडी वर्क में बिजी हूँ, इस वजह से एक तो रेगुलर क्लास मैं दोनों क्लासें रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ। एक दिन तो वर्ल्ड हिस्ट्री की आ जाती है, एक दिन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की आ जाती है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं रोज़ की 2 क्लास आपको दे ही दूंगा आराम से, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि 1-2 दिन का काम है पीएचडी वाला, वो मेरा पूरा हो जाए तो फिर मैं एकदम जो है आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। और आप इसको जो है दिलचस्पी से देखें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो जब डलता है उसी समय देखें, तो आप लोगों को जो फ़ायदा होना है वो तो होना ही है, मुझे अधिक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए स्वर्ण मुद्राओं की मैं बात कर लेता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं, सॉरी, ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राओं की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सोने की जो मुद्रा थी इनको दीनार कहा जाता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। और दीनार शब्द जो प्रचलन में आया वो पहली बार हमको मिलता है कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में पहली बार सोने की मुद्रा को दीनार कहा गया, ठीक है। वहीं से ये परिपाटी चली आ रही है। और गुप्त काल में सोने की मुद्राओं की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि इन मुद्राओं का भारतीयकरण हो चुका था, है ना। भारतीयकरण का मतलब क्या होता है कि ये जो मुद्राएं थी सोने की, उसके ऊपर से जो विदेशी प्रभाव था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, है ना। सॉरी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वह कौन सी मुद्रा थी जिसका सॉरी भारतीयकरण हुआ, पहली मुद्रा कौन सी थी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो पूर्ण रूप से भारतीयकरण हो चुका था। अब भारतीयकरण हुआ तो अब आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं ऐड हुई होंगी, है ना। जैसे राजा रानी दोनों की जो वेशभूषा थी वो भारतीय हो गई, है ना। राजा रानी का अंकन होता था मुद्रा के ऊपर, तो उनकी वेशभूषा भारतीय हो गई पहले ही। दूसरी विशेषता थी कि इनके ऊपर जो शक संवत अंकित होता था वो हट गया और उसके स्थान पर गुप्त संवत अंकित होने लगा। चूंकि शक संवत किसने चलाया था, कुषाणों ने चलाया था, और शकों ने उसका अधिक इस्तेमाल किया था, तो विदेशी संवत था वो हट गया। इसके अलावा जो यूनानी प्रभाव था वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया, है ना। और इसके ऊपर जो लक्ष्मी का अंकन होने लगा, सिंह वाहिनी का अंकन होने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इन मुद्राओं में आ गई थी। इसके अलावा इसके जो चित्त भाग होता है ना, जिसको शिरोभाग भी बोलते हैं, चित्त भाग या शिरोभाग, उसके ऊपर शासक को विभिन्न आकृतियों में या मुद्राओं में शासक को दिखाया गया है, ठीक है।
तो ये भारतीयकरण इनका हो चुका था, ठीक है। और इसके ऊपर जो लेख लिखे गए वो भी जो है ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। और काव्यात्मक व छंद शैली में लेख लिखे गए, है ना। तो ये सारी विशेषताएं इनमें आ गई थी, ठीक है। तो मैं इनकी एक एक विशेषता को यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्वर्ण मुद्राओं को क्या जाता था, तो देखो स्वर्ण मुद्राओं की एक विशेषता तो ये कि इनको दीनार कहा जाता था, ठीक है। इनको दीनार कहा जाता था और कुषाण काल में दीनार कहा गया पहली बार, है ना। कुषाण काल में दीनार नाम दिया, ठीक है। कुषाण काल में दीनार नाम दिया गया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है कि इस समय मुद्रा का भारतीयकरण हुआ, ठीक है। इस समय मुद्रा का भारतीयकरण हुआ। अब देखो भारतीयकरण का मतलब क्या है कि गुप्त काल में जो मुद्रा का भारतीयकरण हुआ उसमें मतलब ये सारे परिवर्तन आए जो मैंने अभी बोल के आपको बताए कि विदेशी प्रभाव हट गया, है ना। विदेशी प्रभाव में जैसे संवत का उल्लेख हो या किसी लेखन का उल्लेख हो या किसी यूनानी देवता का उल्लेख हो या उसकी शैली हो, वो सब कुछ बदल गया। यहाँ के शासकों को भी विदेशी परिधान पहनकर दिखाया जाता था तो वो भी सब हट गया, है ना। और राजा रानी जो दिखाए जाते थे उनकी जो वेशभूषा होती थी वो भारतीय ही होने लगी, है ना। ये सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आए थे वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसमें देखो क्या क्या परिवर्तन आए। जैसे राजा रानी के परिधान बदल गए। परिधान यानी वस्त्र, आपको पता ही होगा इतना तो। परिधान बदल गए, है ना। बदल गए मतलब भारतीय हो गए, बदल गए, है ना। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यूनानी प्रभाव से मुक्त हुई। ये जो मुद्रा थी यूनानी प्रभाव से मुक्त हो गई, है ना। शक संवत के स्थान पर गुप्त संवत का प्रयोग किया जाने लगा। गुप्त संवत का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। शक संवत के स्थान पर गुप्त संवत का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा सॉरी और की मैं बात करूं तो इसमें जो है जो लेखन होता था वो काव्यात्मक व छंद शैली में किया जाने लगा, है ना। मुद्रा पर लेखन काव्यात्मक व छंद शैली में किया जाने लगा, ठीक है। काव्यात्मक व छंद शैली में किया जाने लगा जिसमें जो था ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, है ना। संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, ठीक है। जिसमें ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, सॉरी। इसके अलावा सिक्के पर जो अंकन होता था वो लक्ष्मी व सिंह वाहिनी देवी का अंकन होने लगा, है ना। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सिक्कों पर लक्ष्मी व सिंह वाहिनी का अंकन
होने लगा। ठीक है, सिक्कों पर लक्ष्मी व सिंह वाहिनी का अंकन होने लगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ गई थी। और जो शासक की विभिन्न मुद्राएं भी इस पर दर्शाई जाने लगी। ठीक है, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि चित्त भाग पर, है ना, चित्त भाग या इसको पूर्व भाग भी बोलते हैं, पूर्व भाग, है ना, चित्त भाग या पूर्व भाग पर शासकों की विभिन्न मुद्रा का मतलब यहाँ पे है आकृति से, ना, अपन कहते हैं कि ये कौन सी मुद्रा में खड़ा है ना, कौन सी मुद्रा में बैठा है ना, ऐसे मुद्रा यानी आकृति, है ना। शासकों की विभिन्न मुद्राओं का अंकन किया गया, मुद्राओं या मैं कहूँ स्थिति, है ना, स्थिति का अंकन किया गया, ठीक है। तो इतनी सारी विशेषताएं जो है इस समय स्वर्ण मुद्रा में आ गई थी। ठीक है, और भी इसके जो पृष्ठ भाग जो था, पीछे वाला भाग, उस पर धार्मिक अंकन किया जाने लगा, है ना। धार्मिक अंकन में हमको जो है मूर्तिकला का भी ज्ञान होता है, उस समय का जो धर्म था वो कैसा था, धर्म के प्रति कैसी रुचि थी लोगों की, उस रुचि का भी पता चलता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पट्ट भाग पर धार्मिक अंकन, है ना, धार्मिक अंकन का अंकन होने लगा, धार्मिक अंकन होने लगा, सीधा ही लिख देते हैं, धार्मिक अंकन होने लगा। मूर्तिकला का भी इससे ज्ञान होता है ना, मूर्तिकला की जानकारी भी इससे मिलती है। ठीक है, मूर्तिकला की जानकारी भी इससे मिलती है। तो ये सारी चीजें होने लगी थी प्यारे साथियों स्वर्ण मुद्रा में, है ना। और मुद्रा की जो सुगाढ़ता थी वो आरंभिक गुप्त शासकों के समय तो अधिक थी, लेकिन बाद में कम हो गई, है ना। मतलब मुद्रा की सुगाढ़ता का मतलब होता है कि मुद्रा के अंदर सोने की मात्रा कितनी थी। ठीक है, वो जैसे सोने की मात्रा जितनी अधिक होती है, मुद्रा की सुगाढ़ता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि सुगाढ़ता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुद्रा में सोने की मात्रा, है ना। तो मुद्रा में सोने की मात्रा जो थी वो आरंभ में जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के समय करीब 80% के समथिंग थी, है ना। और समुद्रगुप्त के समय आते आते मुद्रा की जो मुद्रा के अंदर सोने की जो मात्रा थी वो करीब 90% से ऊपर तक चली गई थी। 93% तक सोने की मात्रा हुआ करती थी, है ना। 82 से 93% तक सोने की मात्रा किस में होती थी, समुद्रगुप्त के सिक्कों में होती थी, है ना। उसके बाद मुद्रा के अंदर से और सोने की मात्रा थोड़ी कम होती चली गई, है ना। और आगे के जो शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय वो 80% रह गई, है ना। और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद हम बात करें तो जैसे कुमारगुप्त प्रथम आता है, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में सोने की जो मात्रा थी वो करीब 70 से और 78% के बीच में रह गई, है ना। और उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद जो हमारे प्रसिद्ध शासकों में जो नाम आते हैं, जैसे स्कंदगुप्त का आता है, तो स्कंदगुप्त के समय 68 से 70% रह गई, है ना। स्कंदगुप्त के बाद जो अन्य जो आएंगे नरसिंहगुप्त वगैरह है, तो उनके समय में जैसे 54 से 74% तक ही जो है रह गई थी नरसिंहगुप्त के समय, है ना। और उसके बाद जो आएंगे हमारे जैसे चंद्रगुप्त तृतीय है ना। चंद्रगुप्त तृतीय के समय करीब 40-43% तक रह गई थी। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त की बात करें तो उसके समय 40% तक आ गई थी मात्र, है ना। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो सुगाढ़ता थी वो कम होती चली गई और मुद्रा का जो भार था वो बढ़ता चला गया। क्योंकि सोने के स्थान पर जब अन्य धातुओं का प्रयोग किया तो अन्य जो धातुएं थी वो सोने की तुलना में अधिक भारी थी। इसकी वजह से मुद्रा का जो वजन था वो बढ़ता चला गया और
मुद्रा की सुगाढ़्यता कम होती चली गई। ठीक है, तो मुद्रा की सुगाढ़्यता को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ी जगह बच रही है, आप इसके नीचे लिखना मुद्रा की सुगाढ़्यता, है ना, मुद्रा की सुगाढ़्यता। ठीक है, ये आधा डे है, मुद्रा की सुगाढ़्यता। तो मुद्रा की सुगाढ़्यता की मैं बात करूं तो देखिए, सॉरी, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके समय की जो मुद्रा थी उसमें 80%, 80 क्या 82%, 82% सोना होता था, है ना, 82% क्या होता था, सोना होता था। और इस मुद्रा का जो वजन था करीब 119 ग्रेन के समथिंग था, 119-20 ग्रेन के समथिंग था चंद्रगुप्त प्रथम के समय। ठीक है, उसके बाद अगले शासक की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त की मैं बात करूं, समुद्रगुप्त के समय जो मुद्रा थी उसमें सोने की मात्रा 82 से और 93% थी सोना, है ना। ठीक है, तो वजन लगभग इतना ही था, वजन थोड़ा सा कम होगा, हल्का फुल्का, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कम क्या, थोड़ा सा जो है, हाँ, कम होगा। ठीक है, तो ये इसके समय की ये सर्वश्रेष्ठ मुद्रा थी एक तरीके से, है ना, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा। ठीक है, क्यों, सोने की मात्रा की दृष्टि से, है ना, सोने की मात्रा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मुद्रा थी। और आपको पता होगा वैसे गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ सोने की मुद्रा मयूर कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा थी जो कि कुमारगुप्त ने चलाई थी, है ना। लेकिन सोने की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक सोना समुद्रगुप्त की इस मुद्रा में था। इसमें भी जो वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं थी वो काफी अच्छी मुद्राएं थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो ये सारी बात थी, सर्वश्रेष्ठ सिक्का था ये। इसके बाद जो है क्वालिटी गिरने लगी, है ना। वैसे चंद्रगुप्त सेकंड के समय उतनी नहीं गिरी क्वालिटी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय 80% तक सोना था। मैं आगे लिखूं, चंद्रगुप्त सेकंड जो था इसके समय में करीब 80% सोने की मात्रा होती थी, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे कुमारगुप्त की बात करें, हम कुमारगुप्त की बात करें तो सोना जो था वो, सॉरी, ये 70 से और 78% तक सोना रह गया था, है ना, 70 से 78% तक सोना रह गया था। उसके बाद हम आगे बुद्धगुप्त की बात करें, सॉरी, स्कंदगुप्त की बात करें, स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त के समय ये करीब 68 से और 78% तक गिर गया था सोना, है ना। और उसके बाद चंद्रगुप्त तृतीय की बात करें, है ना, चंद्रगुप्त तृतीय, तो इसके समय तो और भी गिर गया था ना, हाँ सॉरी। इस समय जैसे बुद्धगुप्त की मैं बात करूं, पहले बुद्धगुप्त के समय, बुद्धगुप्त जो थे उनके समय में ये जो मात्रा थी ये 54 से और 74% तक सोना रह गया था। ठीक है, और अंत में आके ये मान के चलिए अंतिम जो शासक था विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त के समय मात्र 40% सोना रह गया था, सोना, और वजन जो था वो 149 ग्रेन के समथिंग पहुंच गया था ना, वजन 149 ग्रेन के समथिंग पहुंच गया था। ऐसा सवाल पूछेंगे नहीं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ मुद्रा किसकी थी, सर्वाधिक सोने की मात्रा किसके समय थी, इस प्रकार सबसे कम किसके समय थी, है ना। तो सबसे कम जो आएगा वो ऐसे खैर एग्जैक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन विष्णुगुप्त के समय 40% मिलता है ना। और कुछ सिक्के ऐसे थे जिनकी कम भी रहती थी, कुछ में ज्यादा हो जाती थी एक ही शासक के समय, तो ऐसा सवाल तो बनेगा नहीं। लेकिन ऐसा बन सकता है कि सर्वाधिक सोने की मात्रा आरंभिक गुप्त शासकों के सिक्कों में थी, है ना, क्या ये बात सही है ना। इस प्रकार कथनों में आपके सवाल आ सकता है, 4-5 कथन देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां पे सवाल आएगा कि गुप्तों की मुद्राओं में सोने की मात्रा लगभग बराबर रही, है ना, हमेशा समान रही। तो ऐसे ऐसे जो कथन होंगे ना वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरंभिक जो गुप्त शासक थे उसके समय सोने की मात्रा अधिक और बाद के शासकों में सोने की मात्रा कम। आरंभिक शासकों में सोने की जो मुद्रा थी उसका वजन कम
और बाद वालों में वजन अधिक, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है, बस एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आप किसी भी प्रकार का सवाल का जवाब बढ़िया तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मुद्राएं हमको जो है कहाँ कहाँ से मिली हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम क्योंकि मुद्राएं तो एक साथ सोने की नहीं, उनके साथ में हमको चांदी की भी मिली हैं और अन्य प्रकार की भी मुद्राएं मिली हैं, तांबे की वगैरह। तो हम पहले जो है चांदी की मुद्रा भी पढ़ लेते हैं और फिर तांबे की पढ़ लेंगे, फिर हम एक साथ मुद्रा भंडारों को पढ़ेंगे, ठीक है। 3 मुद्रा भंडार ही काफ़ी जो है प्रसिद्ध हैं, जिसमें कालीघाट मुद्रा भंडार है, एक हमारे बयाना भरतपुर वाला है और एक रेंड टोंक वाला है। 2 तो राजस्थान में है, एक जो है पश्चिम बंगाल में है। 3 मुद्रा भंडार देखने हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से और फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। आंतरिक व्यापार अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे। ये रटने वाला मामला था थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये सारी चीज़ें समझने की थी, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा का भारतीयकरण हुआ था। पूर्ण भारतीयकरण जो हुआ था वो हमारे यहाँ पे हुआ था गुप्त काल में आके, और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, अब वो सारी भारत के पक्ष में विशेषताएं रहेंगी, है ना। भारतीय देवी देवताओं का होना, यूनानी जो प्रभाव था वो हट जाना, ठीक है, और शक संवत के स्थान पर गुप्त संवत का प्रयोग होना, लिपि भी यहाँ की आ गई, है ना। देवी देवताओं का अंकन यहाँ की का हुआ, जैसे लक्ष्मी का और जो है सिंह वाहिनी का अंकन होना, ये सारी विशेषताएं कंसेप्ट बेस हैं, है ना। बात देखते ही पता चल जाएगा कि ये भारतीय शैली की विशेषता है या नहीं है, बस उस आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ रजत मुद्रा की, है ना। रजत या चांदी की मुद्रा, है ना, चांदी की मुद्रा, ठीक है। रजत या चांदी की मुद्राओं में प्यारे साथियों इनको रुपए का बोला जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया रुपए का बोला जाता था। और 1 दिनार में 16 रुपए काएं होती थी, है ना, ये और ध्यान रखना। और 4 शासक ऐसे थे जिन्होंने चांदी की मुद्राएं चलाई थी। पहला शासक कौन था वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उन्होंने जो है इस चांदी की मुद्रा को चलाया था पहली बार गुप्तों में। उसके बाद कुमारगुप्त ने चलाया और स्कंदगुप्त ने चलाया और बुद्धगुप्त ने चलाई थी, ठीक है। तो ये 4 शासक थे जिन्होंने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक तो इनका नाम ध्यान रखना, क्या नाम मिलता है इनको, इनको रुपए का कहा जाता था, ठीक है। और एक दीनार में, दीनार क्या था, स्वर्ण मुद्रा, अभी हमने देखा, है ना, स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा बराबर 16 रुपए काएं, ठीक है। 1 दीनार बराबर 16 रुपए काएं। और इनका जो वजन होता था विद्यार्थियों वो करीब 29 ग्रेन के बराबर होता था, 29-30 ग्रेन ना, 29 ग्रेन ही मिलता है। इनका वजन 29 ग्रेन होता था, ठीक है। इनका वजन जो होता था 29 ग्रेन होता था। जारी करने वाले शासक, ध्यान रखना, कुल जो गुप्त शासक हैं, कुल गुप्त शासक जिन्होंने मुद्रा जारी की वो केवल 4 ही शासक हैं, ठीक है। इनमें पहला आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वाले, है ना। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य यही हैं और प्रथम भी यही थे, प्रथम गुप्त शासक, है ना। पहले मैं लिखा चुका हूं वैसे, प्रथम गुप्त शासक। कौन से प्रथम गुप्त शासक, ऐसे मत कर देना कि सर प्रथम गुप्त शासक आपने ये लिखा दिया। प्रथम गुप्त शासक तो श्रीगुप्त पढ़ते हैं, लेकिन प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी की मुद्रा जारी की ये, है ना। दूसरा है कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ही है ये। उसके बाद में स्कंदगुप्त,
स्कंदगुप्त, और एक नाम आ जाएगा जो है बुद्धगुप्त। ठीक है, बुद्धगुप्त। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने चांदी की जो मुद्राएं हैं वो हमारे यहाँ पर जारी की थी। बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त, इन दोनों को बढ़िया से ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 ही दिमाग से निकल जाते हैं, ये 2 तो ध्यान में रह जाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम इन्होंने जारी की थी। सर्वाधिक मुद्राएं किस शासक ने जारी की गुप्त काल में, यह मुझे बताएंगे आप। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार मैंने आपको क्लास में लगातार बताया है। अब मैं देखता हूं कि कितने लोगों का जवाब सही आता है। और हाँ, केवल एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कमेंट मुझे मिलता है, अन्य लोगों का कमेंट नहीं मिलता। तो आप सभी करें। कुछ एक लोग भी हैं जो कर देते हैं लेकिन रेगुलर नहीं करते। तो ऐसा महसूस होता है कि केवल एक ही स्टूडेंट है जो मेरी इन क्लासों को देख रहा है, अन्य लोग नहीं देख रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि आप बढ़िया से इनको देखें और उसको जो है बढ़िया से नोट डाउन करें और कमेंट भी करें कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मेरे अंदर एक ताकत आएगी, मैं रेगुलर क्लासेस दूंगा, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा, है ना। और यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आएगा तो फिर एक व्यक्ति कितना स्ट्रगल करेगा। आप सोचिए, मैं पिछले 8 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है और सामने वाले के बारे में आप लोगों को सोचना होगा, वरना फिर मैं जो है अपने स्तर पे फिर सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन भी है मेरा, मैं वहाँ पर भी और पेड कोर्स के रूप में भी क्लासेस चला सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्या ही मतलब है 100, 200, 300 रुपये में एक विद्यार्थी से लेकर क्लास चलाऊँ, क्या होगा उससे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, मान लो 100 लोग भी जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की मैं एक फीस रखूँ तो उससे, है ना। तो आप लोग जो हैं बढ़िया से यहाँ से देख ले तो बढ़िया है, अन्यथा मैं एप्लीकेशन पे भी ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो मेहनत मेरी उतनी होनी है। एप्लीकेशन मेरा पड़ा भी है, मैं जैसे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ वैसे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको शुल्क देकर पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसको शेयर करो और वो करो और कमेंट करो और आप देखो, और वो आपकी मर्जी फिर। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे देखें। और जो है इधर मैंने विश्व इतिहास भी शुरू किया हुआ है, वहाँ पर भी पहले वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स था, दूसरे में और तीसरे में भी अच्छा था। उसके बाद आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो फिर भी मिल रहा है। लेकिन क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक शुरुआत करता हूँ किसी भी टॉपिक की, तो पहला दूसरा वीडियो तो हर टॉपिक का अच्छा चलता है, और उसके बाद आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं और आप बताते भी नहीं है कि कमी क्या है। ठीक है, कमी बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा, नहीं बताएंगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं सही हूँ, है ना, तो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। तो आप जो है मेरा वास्तविक परीक्षण करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कमी है सर और इसको आप मेटिए। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी मेरे से नहीं बन पा रही है अभी पिछले कुछ दिनों से, उसका कारण है कि मैं पीएचडी में थोड़ा जुटा हुआ हूँ। पीएचडी बस सब सबमिट होने वाली है मेरी, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन मान के चलिए कि मार्च से अपना रेगुलर क्लास आ जाएंगी। ठीक है, 2-4 दिन का काम है, उसके बाद क्लासों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ये रजत मुद्रा हमने देखी। अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ। रजत मुद्रा हमने देख ली है, बढ़िया तरीके से हमने देखा क्या इसको कहा जाता था, रुपए का कहा जाता था। कई बार यही पूछ लिया जाता है रुपए का क्या होता है ना, दीनार क्या होता है, तो इस बात को आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूँ ताम्र मुद्राओं की, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ताम्र मुद्राओं में नाम ही है बस, ताम्र मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं, है ना। सॉरी, एक तो बहुत कम मात्रा में मिली हैं, मालवा क्षेत्र से वगैरह मिली हैं, है ना, बहुत कम संख्या में जारी की गई पहली चीज, है ना। और मालवा क्षेत्र से मिली हैं। मालवा क्षेत्र से क्या मतलब, जो हमारा पश्चिमी भारत है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ से भी मिली हैं। ठीक है, और यहाँ से भी मिली हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र से भी मिली हैं, काठियावाड़ से भी मिली हैं, वैसे मैंने आपको पहले करवाया भी है। चांदी और तांबे की जो एक मिश्रित मुद्रा और चलती थी वो दरब कहलाती थी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, नोट डाल के क्या लिखेंगे कि चांदी व ताम्र की
मिश्रित मुद्रा क्या कहलाती थी? मिश्रित मुद्रा, मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा सॉरी, दरब कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दरब। ठीक है, दरब कहलाती थी। दरब कहलाती थी। ठीक है, तो चांदी व ताम्र की मिश्रित मुद्रा जो थी वो दरब कहलाती थी, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, और शीशे की मुद्रा भी कुछ एक मिली हैं, शीशे की मुद्रा। ठीक है, शीशे की जो मुद्रा थी वैसे गुप्त काल में, सॉरी सातवाहन काल में चलाई गई थी, लेकिन गुप्त काल में भी हमको कुछ एक जो है शीशे की मुद्राएं हमको मिली हैं। ठीक है, और ध्यान रखना शीशे की जो मुद्राएं थी वो भी हमको मालवा वाले क्षेत्र से मिली है, इससे ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो शीशे की मुद्राओं की बात भी मैं कर लेता हूँ। शीशे की मुद्रा जो है मालवा क्षेत्र से मिली हैं, है ना, मालवा क्षेत्र से मिली हैं, और बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में। ठीक है, बहुत कम संख्या में ये मुद्राएं हमको मिली हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, मुद्राओं का हमने देखा, जो आंतरिक व्यापार में जो सहायता करती थी वो सारी चीजें हमने देख ली। और मैं जो है कुछ एक मुद्रा भंडारों की बात कर लेता हूं, और फिर हम जो है बाह्य व्यापार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप इसको उतारें, और मैं अब जो है कुछ मुद्रा भंडार आपको करवा देता हूं। अभी हम आंतरिक व्यापार पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे। बाह्य व्यापार अब हम पढ़ने ही वाले हैं, बस मुद्रा भंडार देखा और फिर हम बाह्य व्यापार पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने इसको मिटा दिया है, और मुद्रा भंडार, है ना, गुप्तकालीन मुद्रा भंडार। गुप्तकालीन मुद्रा भंडार की बात कर लेंगे, तो इसमें एक नंबर पे आ जाता है काली घाट मुद्रा भंडार, है ना, काली घाट मुद्रा भंडार। ठीक है, 1783 में ये खोजा गया था, है ना, खोजा गया था, और है कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में खोजा गया था। और सॉरी, काली घाट जो मुद्रा भंडार है ये प्राचीनतम मुद्रा भंडार माना जाता है, और यहाँ से जो अंतिम गुप्त शासक थे उनका नाम मिलता है यहाँ से मिली मुद्राओं के ऊपर। ठीक है, जिसमें हमको जो है कुमारगुप्त सेकंड का नाम मिलता है, उसकी उपाधि क्रमादित्य मिलती है। ठीक है, नरसिंह गुप्त बालादित्य का नाम मिलता है ना, वेणुगुप्त का नाम मिलता है जिसकी उपाधि द्वादशादित्य थी, है ना, और एक अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त मिलता है जिसकी उपाधि चंद्रादित्य थी। ठीक है, तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो देखिए क्या इसकी विशेषता थी, एक तो प्राचीनतम मुद्रा भंडार, है ना, प्राचीनतम मुद्रा भंडार। ठीक है, प्राचीनतम मुद्रा भंडार, और अंतिम गुप्त शासकों के नाम, है ना, यहां से मिली मुद्राओं पर ये लिखेंगे, यहां से मिली मुद्राओं पर अंतिम गुप्त शासकों, अंतिम गुप्त शासकों के नाम मिले हैं, या मिले हैं, जैसे कौन कौन के नाम मिले हैं? देखिए, जैसे एक नाम मिला है हमको कुमारगुप्त सेकंड का नाम मिला है ना, कुमार गुप्त सेकंड का नाम मिला है, जिसकी उपाधि क्रमादित्य हुआ करती थी, है ना, क्रमादित्य। ठीक है,
क्रमादित्य इसकी उपाधि होती थी, एक नाम, ठीक है। दूसरा जो मिलता है वो मिलता है नरसिंह गुप्त, है ना, नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त इसकी उपाधि होती थी बालादित्य की, है ना, नरसिंह गुप्त बालादित्य, ठीक है, बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। एक तीसरा नाम जो मिलता है वो मिलता है वेण्यु गुप्त का, है ना, वेण्यु गुप्त या वेण्यु गुप्त, ध्यान रखना। इसकी जो उपाधि मिलती है वो मिलती है द्वादशादित्य, ठीक है, द्वादशादित्य मिलती है। और एक नाम और मिलता है, वो मिलता है हमको विष्णु गुप्त का, जो कि अंतिम गुप्त शासक माने जाते हैं, विष्णु गुप्त, ठीक है। विष्णु गुप्त की जो उपाधि थी वो थी चंद्रादित्य, ठीक है, चंद्रादित्य। तो विद्यार्थियों ये आपको उपाधियां और ये नाम ध्यान रखने हैं। कई बार क्या होता है कि सुमेलित करने में इस प्रकार का सवाल आ सकता है, ठीक है, विक्रमादित्य, क्रमादित्य, है ना, और ये इस प्रकार की जो उपाधि है हमको खूब सारी मिलती है ना, श्री विक्रम, अजीत विक्रम, है ना, ये सारी उपाधियां मिलती हैं। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट लगा देना इसको, ये जो फैक्ट है ये मोस्ट फैक्ट है ना, इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। तो एक तो मुद्रा भंडार ये हो गया। दूसरा मुद्रा भंडार की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो है हमारे बयाना मुद्रा भंडार, है ना, बयाना मुद्रा भंडार, ठीक है। बयाना मुद्रा भंडार जो है ये भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर में बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। मैंने BTR लिखा है। अभी लेटेस्ट आप देख लेना कि बयाना अलग से जिला बना नहीं बना, उस पर बड़ा मतलब वो चल ही रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, आप देखना अपने हिसाब से, ठीक है। बयाना अलग से जिला बन जाए तो बयाना को अलग से जिला मानना, फिर वो जो है सॉरी भरतपुर में शामिल नहीं होगा। बयाना में भी हमको एक स्थान का नाम मिलता है नगलाछैल, है ना, नगलाछैल नाम से एक स्थान का नाम मिलता है। नगलाछैल से हमको कुछ मुद्राएं मिली हैं, है ना, और यहाँ से सर्वाधिक करीब 1800 मुद्राएं हमको जो हैं वो मिली हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो बयाना में स्थान है नगलाछैल, नगलाछैल, है ना, नगलाछैल से मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। और करीब यहाँ से सर्वाधिक मुद्राएं यहाँ से ही मिली हैं, सर्वाधिक मुद्राएं, ठीक है। सर्वाधिक मुद्राएं जो मिली करीब 1800 के समथिंग मुद्राएं मिली हैं, जिसमें सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं 1800 में से करीब 900 के समथिंग मुद्राएं तो किसकी मिलती हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की मिली हैं, है ना। उसके बाद फिर हमको सॉरी कुमारगुप्त की मिलती हैं, है ना, चंद्रगुप्त के बाद में कुमारगुप्त की मिलती हैं, फिर समुद्रगुप्त की मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है, वैसे क्रम नहीं पूछेंगे, इसमें भी सर्वाधिक मुद्राएं किसकी मिलती हैं, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय की, है ना। ये मैंने चंद्रगुप्त में करवाया है, चंद्रगुप्त सेकंड की मिलती है करीब 900 और मुझे 61 के समथिंग जितना याद आ रहा है, एग्जैक्टली आप देख लेना, ठीक है, इतना ही है ये ना। इसके बाद जो मिलती हैं वो मिलती हैं दूसरे नंबर पे कुमारगुप्त की, है ना, कुमारगुप्त की, और फिर मिलती है हमारे यहाँ पे समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की। तो इन लोगों की मुद्राएं ये प्रमुख हैं, एक आधा नाम और मिलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक कालीघाट मुद्रा भंडार हो गया, बयाना मुद्रा भंडार हो गया। तीसरा है रैंड मुद्रा भंडार, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तीसरा क्या है, रैंड। रैंड पड़ता है टोंक में, है ना, टोंक राजस्थान में पड़ता है ना। राजस्थान के बाहर वाले जो लोग हैं ये राजस्थान में है, ध्यान रखना, सॉरी राजस्थान, है ना। राजस्थान वाले सोच रहे, राजस्थान से बाहर वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा दिया, भरतपुर बयाना ये कहाँ है। तो राजस्थान से बाहर वाले ध्यान रखें कि राजस्थान के जिले हैं टोंक और भरतपुर, उसमें ये स्थान है ना, रैंड। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, रैंड को, ठीक है। ये राजस्थान से बाहर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करता है कि
प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये था प्यारे साथियों, आंतरिक व्यापार जो था वो इनके माध्यम से होता था, और क्या इनकी मुद्रा प्रणाली थी, मतलब कौन कौन सी मुद्रा यहाँ पे चलती थी उसकी हमने बात कर ली, और कहाँ कहाँ से मुद्राएं मिली हैं, है ना, किस किस शासक की मिली हैं, और क्या कुछ इनके बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से दे दी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने वाली है। इन उपाधियों को यहाँ से बढ़िया से ध्यान रखना, कालीघाट मुद्रा भंडार कहाँ है ये ध्यान रखना, ठीक है। और गुप्तों का प्राचीनतम मुद्रा भंडार जो है वो कालीघाट मुद्रा भंडार है, यहाँ से सवाल आ सकता है, लेकिन अधिकतर लोग जो है बयाना की तरफ चले जाते हैं। ध्यान रखना, बयाना मुद्रा भंडार या नगलाचल मुद्रा भंडार प्राचीनतम नहीं है, सर्वाधिक है ना। गुप्तों की सर्वाधिक मुद्राएं यहाँ से बयाना से मिली है। ऐसी स्थिति में ये मत कर देना कालीघाट, लेकिन प्राचीनतम मुद्रा भंडार पूछे तो ये आएगा, ठीक, मतलब जो हमें मिला है उसके आधार पर। जबकि ये बाद वाले शासकों की मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, है ना। ये जो शासक हैं ये आरंभ के शासक हैं, है ना, लेकिन जो मिला है हमें, जो खोजा गया, हमने जो खोजा है उसके आधार पे ये प्राचीनतम है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बाह्य व्यापार को, ठीक है। ये आंतरिक व्यापार पढ़ रहे थे हम, अब बाह्य व्यापार पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी ये क्लास जो है पूरी हो जाएगी। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने इसको मिटा दिया है और आगे की बात करें। आंतरिक व्यापार हो गया। बाह्य व्यापार जो होता था ये विद्यार्थियों रोम के साथ होता था उस टाइम पे, है ना। लेकिन आरंभिक समय में तो रोम के साथ होता था, लेकिन बाद में वह व्यापार रोम के साथ कम हो गया, क्योंकि रोम जो था उसने चीन से और रेशम बनाना सीख लिया था, और चूंकि रेशम का व्यापार ही भारत से अधिक करता था रोम, है ना, और भारत उसके बदले सोना लेता था। रोम जो है भारत से रेशम खरीदता था, महीन कपड़ा खरीदता था, है ना। कहते भी ये है कि जो रेशम का जो कपड़ा होता था इतना बारीक होता था कि 20 मीटर के थान को एक माचिस की डिब्बी में बंद किया जा सकता था। 20 मीटर के थान को हमारी जो हाथ में पहनने वाली अंगूठी है उसके आर पार निकाला जा सकता था, इतना महीन कपड़ा होता था। वो भारत में कारीगर बनाते थे, लेकिन और उसको रोमवासी बड़े चाव से खरीदते थे, और उसके बदले भारत सोना लेता था, है ना। तो इसलिए भारत के पास समृद्धि खूब थी। सोना आकर यहाँ पे दफन हो जाता था, यहाँ से बाहर नहीं जाता था, ठीक है। इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था प्राचीन काल में। इसके अलावा मोती है और मसाले है ना, रेशम है और चंदन है, रत्न है ना, इन सारी चीज़ों का भारत निर्यात करता था, इन सब के बदले सोना लेता था बस, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध था भारत का व्यापार आरंभिक समय में। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि रोम वालों ने चीनियों से और रेशम बनाने की तकनीक सीख ली। ऐसी स्थिति में भारत रोम व्यापार जो था वो बंद हो गया, चूंकि रोमवासियों ने जब खुद ही रेशम बनाना सीख लिया तो वो फिर रेशम का भारत से व्यापार क्यों करेगा, और रेशम का व्यापार नहीं करता था तो फिर जो अन्य व्यापार थे वो भी उससे प्रभावित हुए, और अंततः ये व्यापार लगभग जो है पतनोन्मुख हो गया था, है ना। अरिकामेडु से हमको 3 रोमन शासकों की मुद्राएं भी मिली हैं, है ना, जिसमें जो है जस्टिनियन और जस्टिनियन और 2 नाम और हैं, जिसमें जस्टिनियन के बाद में आनेस्टेसियस का नाम मिलता है, आनेस्टेसियस और अरिकामेडस। इन 3 शासकों की मुद्राएं हमको अरिकामेडु नामक जो बंदरगाह है वहां से हमको मिली हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि भारत का रोम के साथ व्यापार बढ़िया तरीके से होता था, ठीक है। तो ये बात हमने की। इसके अलावा भारत का जो व्यापार होता था वो अफ्रीका महाद्वीप से भी होता था। अफ्रीका में जो अबिसिनिया जो देश है उसके साथ में भारत का व्यापार होता था, और जो क्या नाम से हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था हीर बंदरगाह, है ना। तो उस हीर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में नहीं था हीर बंदरगाह,
फारस की खाड़ी में था, है ना। फारस की खाड़ी के अंदर जो हीर बंदरगाह था उसके माध्यम से भारत का व्यापार जो है अफ्रीका महाद्वीप के साथ होता था, है ना। अफ्रीका में भी अबिसिनिया जो है जिसकी राजधानी शायद इथोपिया है ना, तो उसके साथ में होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कॉस्मोस नामक एक भिक्षु था, उसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नाम से एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में विश्व मानचित्र भी दिया हुआ है। तो उस मानचित्र में हमको इस हीर नामक बंदरगाह का जिक्र मिलता है, जिसमें भारत से और उस हीर बंदरगाह और उस होते हुए अबिसिनिया तक जाने का मार्ग वगैरह और उसकी जानकारी हमको मिलती है। और इस पुस्तक में यह भी मिलता है कि भारत का रोम के साथ व्यापार जो था वो समृद्ध था, है ना। ये सारी चीज़ हमको क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक में कॉस्मोस भिक्षु देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इनको हम कर लेते हैं। ठीक है, बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार। ठीक है विद्यार्थियों, देखो बाह्य व्यापार में जो हम देखते हैं वो प्रमुख रूप से एक तो हम देखते हैं कि रोम और अफ्रीका के साथ व्यापार को देखते हैं और एक दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार को हम देखते हैं। ठीक है, दो प्रकार का व्यापार यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो रोम और अफ्रीका के साथ, है ना। ये आरंभ में जो था, आरंभिक काल में, गुप्त काल के आरंभिक काल में ये प्रचलन में रहा, है ना। और एक था दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, है ना। ये सर्वाधिक व्यापार जो होता था भारत का इसी के साथ होता था, है ना, सर्वाधिक व्यापार, है ना। और ये बाद में भी हुआ परवर्ती काल में, इसमें परवर्ती काल में जो है जब ये व्यापार कम पड़ा तो ये व्यापार बहुत अधिक हुआ ना, तो परवर्ती काल में अधिक प्रसिद्ध हुआ, है ना। परवर्ती काल में अधिक व्यापार इसी के साथ हुआ था ना, परवर्ती काल में जो व्यापार हुआ वो इसी के साथ सर्वाधिक हुआ। तो अब हम पहले मैं रोम के साथ व्यापार की बात कर लेता हूँ, है ना, रोम के साथ व्यापार। चलिए, रोम के साथ व्यापार में वही बातें हैं जो मैंने अभी बोल के बताई कि आरंभ में जो है रोम के साथ व्यापार होता था, लेकिन जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ और तब तक रोम वासियों ने और चीनियों से रेशम बनाने की कला भी सीख ली थी। ठीक है, इस कारण से व्यापार कम हुआ। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आरंभ में रोम का भारत के साथ व्यापार अच्छा चलता था, अच्छा होता था। ठीक है, मगर रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद, रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद, मगर रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद रोमवासियों ने रेशम बनाने की कला, रेशम बनाने की कला चीन से सीखी, चीन से सीख ली। इस कारण चीन से सीख ली, इस कारण भारत का रोम के साथ व्यापार लगभग समाप्त प्राय हुआ, है ना, या कम हो गया, है ना। व्यापार कम हो गया। ठीक है, लगभग समाप्त प्राय हो गया था, अन्य चीज़ों का थोड़ा बहुत हो रहा था। ठीक है, रेशम जब वो खुद बनाने लगे तो फिर वो क्यों करेंगे। आप भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसी वस्तु का
आयात क्यों करेंगे, है ना। भारत निर्यात करता था रेशम वगैरह का, रेशम का, रत्न मोती वगैरह इनका, है ना। अरिका मेडू से हमें जो है, देखो इस बात का प्रमाण कैसे चलता है कि भारत का रोम वासियों के साथ व्यापार होता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अरिका मेडू बंदरगाह से हमें, अरिका मेडू बंदरगाह से हमें 3 रोमन शासकों के सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है। अरिका मेडू से हमें 3 रोमन शासकों के सिक्के मिले हैं। तो इसमें कौन कौन थे जिनके सिक्के मिले हैं? एक तो नाम मिलता है जस्टिनियन, है ना। जस्टिनियन का नाम मिलता है। इसके अलावा जो है 2 नाम और मिलते हैं, बड़े ही अटपटे नाम हैं। एक तो जस्टिनियन हो गया, एक नाम हमारा हो जाता है क्या नाम से, अरिके डेमस, है ना। अरिके डेमस का नाम हो जाता है अरिके डेमस, ठीक है, अरिके डेमस। और एक नाम और है, अभी मैंने आपको बोला था, दिमाग से निकल रहा है, जस्टिनियन, अरिके डेमस, और एक नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन 3 शासकों के नाम मिलना यह दर्शाता है कि इस बंदरगाह के साथ, अरिका मेडू बंदरगाह के माध्यम से और भारत का रोम के साथ व्यापार होता था। और यह जो व्यापार था वो आरंभ में बड़ा ही समृद्धशाली था, लेकिन बाद में कम हो गया, ठीक है। इसमें 3 शासकों के नाम जस्टिनियन, अरिकडेमस और एक नाम और जो है वो हमको मिलता है अरिस्टे कुछ ऐसे ए पे शुरू हो रहा है, लेकिन अभी दिमाग से निकल गया है पूर्ण रूप से, ठीक है। मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये था रोम के साथ व्यापार। अच्छा, एक चीज़ और मैं लिख दूं कि रोम यहाँ से किन किन वस्तुओं का आयात करता था, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूं कि भारत रोम को निर्यात करता था, ठीक है। किन किन वस्तुओं का निर्यात करता था? देखिए, इन वस्तुओं में जो है, एक तो हो जाएगी रेशम, सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशम, है ना। 2 नंबर पे मैं लिखूंगा महीन कपड़ा। इसके अलावा रत्न, मोती, मसाले, ठीक है, मसाले। ये ध्यान रखना, इन मसालों का जो है आयात भी भारत करता था और निर्यात भी करता था, है ना। आयात और निर्यात दोनों ही करता था, ठीक है। आनेस्टेसियस नाम है इसका ना, ये अब जाके कुछ आया है, आनेस्टेसियस, ठीक है, आनेस्टेसियस है। आप थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लेना गूगल करके, वैसे तो शायद ठीक ही होगा, है ना, ठीक है। तो इन सारी वस्तुओं का भारत जो है निर्यात करता था रोम को, और रोम आरंभ में, गुप्त काल के आरंभ में तो बढ़िया व्यापार इसका कर रहा था भारत के साथ, और भारत इन सब के बदले सोना लेता था, है ना। मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँगा कि भारत इनके बदले सोना लेता था, ठीक है। भारत इनके बदले क्या लेता था? सोना लेता था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों भारत का रोम के साथ व्यापार जो मैंने आपको करवाया। अब मैं अफ्रीका के साथ बता देता हूँ, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होगा, और उसके बाद हमारी जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
बाह्य व्यापार हम पढ़ रहे हैं। आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास? बोरिंग लग रही है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ शेर शायरी सुना दिया करो, तो क्लास थोड़ी बोरिंग नहीं लगेगी। दरअसल शेर शायरी मुझे खूब आती है, साहित्य लिखने का भी मुझे शौक है, लेकिन ऐसे कोई शेर व शायरियाँ सुनाना 1 घंटे की क्लास में मुझे मुनासिब प्रतीत नहीं होता। और जब फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में बोरियत आपको महसूस होनी ही नहीं चाहिए। यदि हो रही है तो ये समस्या है ना, इलाज करवा लो। ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर इलाज सॉरी गला बैठ गया है अब ना सॉरी, आप ये मत कहना कि सर इलाज शायरी सुनना ही है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से बैठ गया है गला। चलो ये 2 पॉइंट बचे हैं, इसको मैं करवा देता हूँ, ज़्यादा बोलने की क्षमता रही नहीं है। बाह्य व्यापार में देखो हम अफ्रीका के साथ व्यापार, अफ्रीका के साथ व्यापार की बात कर लेंगे, ठीक है। अफ्रीका के साथ व्यापार सॉरी, देखो अफ्रीका के साथ जो व्यापार होता था इसकी जानकारी हमको एक कॉस्मोस जो भिक्षु है उसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी पुस्तक लिखी, उसमें हमको मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कॉस्मोस भिक्षु की पुस्तक, क्या नाम है? क्रिश्चियन टोपोग्राफी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, है ना, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कॉस्मोस भिक्षु की पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में विश्व मानचित्र मिलता है ना, मिलता है, विश्व मानचित्र मिलता है इसमें। और इसमें हमको पता चलता है कि भारत का जो अफ्रीका के साथ व्यापार होता था वो हीर नामक एक बंदरगाह की सहायता से जो फारस की खाड़ी में था उसके माध्यम से होता था, है ना। और भारत का अबिसिनिया के साथ व्यापार होता था, ठीक है। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि भारत का व्यापार अबिसिनिया, है ना, अबिसिनिया की जगह आपको इथोपिया भी लिखा आ सकता है, इथोपिया, है ना। ये कहाँ पढ़ते हैं? अफ्रीका में पढ़ते हैं ये, अफ्रीका, है ना, के साथ होता था, के साथ होता था, ठीक है, के साथ होता था। और फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह हीर, है ना, सॉरी, हीर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। हीर का उपयोग किया जाता था, यह बात आपको ध्यान रखना है कि फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह हीर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। और भारत का चीन के साथ समृद्ध व्यापार था, इसकी जानकारी भी इसमें मिलती है, ठीक है। इसमें और क्या जानकारी मिलती है कि भारत का चीन व रोम दोनों की बात मिलती है, चीन व रोम के साथ व्यापार समृद्ध था की जानकारी मिलती है, ठीक है, की जानकारी मिलती है, ठीक है, की जानकारी मिलती है। और ये ध्यान रखना कि भारत के 9 बंदरगाहों का जिक्र, बंदरगाहों का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है, इस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय 9 बंदरगाहों का उल्लेख इस पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भिक्षु कॉस्मोस ने किया है, यह बात भी आपको
ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों अफ्रीका के साथ व्यापार की कुछ जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपके साथ में साझा की। साथ ही इसमें एक बात और मिलती है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में जो भारत का व्यापार होता था उसकी जानकारी भी इस पुस्तक में मिलती है। तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार की जानकारी, भारत के व्यापार की जानकारी भी यह भी इस पुस्तक से मिलती है, इस पुस्तक से मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक से जो है यह जानकारी भी मिल जाती है कि भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों अफ्रीका के साथ जो व्यापार हो रहा था उसकी मैंने बात कर ली। अब मैं अंत में एक बात और कर लेता हूं कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, ठीक है, गुप्त काल में जो सर्वाधिक व्यापार होता था वो इन्हीं के साथ होता था, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ही होता था, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गुप्त काल में, गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ही हुआ था, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस समय के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पे ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह जो था उसका महत्व काफी बड़ा था दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार में, है ना। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस व्यापार में ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, का महत्व अधिक था, है ना, का महत्व अधिक था। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था इसका महत्व अधिक था, है ना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो हमारे भारत के जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर यह पड़ता है ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और वहीं पर सप्तग्राम नामक एक बंदरगाह भी पड़ता है, वो भी था, उसका भी काफ़ी महत्व था। और पुरी है, कलिंग है ना, सिकाको है, ये बंदरगाह भी थे, उनका भी काफ़ी महत्व था। इसके अलावा मालाबार, भृगु कच्छ, है ना, और कल्याण, है ना, इन सारे बंदरगाहों का यहाँ पे काफ़ी महत्व था। इसके अलावा जो है सोलपत्तन है ना, सोलपत्तन है, और नलोपत्तन है, पंडोपत्तन है, इन बंदरगाहों का यहाँ पे काफ़ी महत्व था। तो मैं यहाँ पे प्रमुख बंदरगाहों का नाम जो है वो लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इस समय के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, जिनके साथ में ये दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार होता था ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो व्यापार होता था उसमें सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था वो था एक तो ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति एक तो था। एक ये ताम्रलिप्ति की बात मैंने अभी यहाँ पे की है, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में था और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्ति ही था, है ना। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में ही एक सप्तग्राम नाम से और था, है ना, सप्तग्राम। ये दोनों कहाँ थे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। इसके अलावा जो है कलिंग, आपको पता ही है, कलिंग, पुरी, ये आपको पता है, सिकाको, सिकाको, है ना, ये भी थे। एक बंदरगाह और था जो कि हमारे क्या नाम से दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है मलेशिया, मलेशिया के अंदर एक तकोला बंदरगाह होता था ना, तकोला नामक बंदरगाह जो था उसका काफी महत्व था, ध्यान रखना, तकोला। ये बंदरगाह कहाँ पड़ता है, मलेशिया में, लेकिन इसका उस जमाने में काफी महत्व था। तो ये बात आपको मोस्ट लगा देनी है। पूछ सकते हैं कि ये तकोला नामक जो बंदरगाह है वो
कहाँ पड़ता था, ठीक है, तो ये पड़ता था मलेशिया में, ठीक है। ये हमारे पूर्वी भारत के बंदरगाह हैं। कहाँ के? पूर्वी भारत के बंदरगाह, ठीक है, पूर्वी भारत के बंदरगाह हो गए, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ पश्चिमी भारत के बंदरगाह, ठीक है। तो इसमें जो आएगा, एक तो मालाबार जो तट था वो भी बंदरगाह के रूप में था, मालाबार तट। इसके अलावा जो है कल्याण, है ना, कल्याण है, और सोनपत्तन है ना, और जो है परती है, सोनपत्तन है, परती है, ठीक है। तो ये पश्चिम भारत के बंदरगाहों में शामिल थे। सोनपत्तन है, परती है, और एक आधा नाम और मिलते हैं जिसमें हमको नलोपत्तन है ना, नलोपत्तन, सोनपत्तन, नलोपत्तन, है ना, और पांडुपत्तन, ठीक है, ये कुछ नाम मिलते हैं। इसके अलावा चोल भी, एक चोल नाम से भी एक बंदरगाह हुआ करता था, चोल, ठीक है। तो ये पश्चिम भारत के बंदरगाह थे विद्यार्थियों। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी भारत का था, या बंदरगाहों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब देखिए एक सवाल और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र से भारत किन किन चीजों का आयात भारत करता था, ठीक है, भारत आयात भी करता था। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो भारत आयात करता था ना, भारत आयात करता था, ठीक है। तो भारत किन किन चीजों का आयात करता था? तो यहाँ से एक तो मसाले, है ना, मसाले, एक मोती, एक चंदन, है ना, एक जो है चांदी, चंदन, चांदी व चावल, है ना, इनका आयात भारत जो है करता था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवाया है। आशा है कि यहाँ से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। आप इसको बढ़िया से तैयार करना, और इनको बढ़िया से आप तैयार करना, ठीक है। यहाँ से सवाल कई बार बन जाता है, नेट जैसे एग्जाम में तो बनता ही है, और स्कूल व्याख्याता में बन सकता है, प्रोफेसर में भी बन सकता है ना। प्रबल संभावना है यहाँ से सवाल आने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।